ओके, एक और चीज़ जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आरएल लोड हमने एक प्रीवियस लेक्चर में जो देखा कि उसकी जो करंट की इक्वेशन थी, वी हैड ओवर z इंटू साइन ओमेगा t minus phi plus some sine of phi e to the negative r over l times t। ये हमारे पास इंडक्टर के थ्रू करंट की इक्वेशन थी जब हमारे पास हाफ रेक्टिफायर में एक डायोड लगा होता है और एक आरएल सर्किट होता है, और उसमें जो एक शॉर्ट कमिंग हमने डिस्कस की थी कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें यहाँ पे एक नेगेटिव पार्ट जो है वो आता है, क्योंकि डायोड का करंट जो है एक एक्सटेंडेड कंडक्शन एंगल होता है, पाई से आगे चला जाता है, और इसकी वजह से लोड रेगुलेशन का जो फिनोमेना है वो आ जाता है। अब अगर हम एक फ्रीव्हीलिंग डायोड ऐड करते हैं यहाँ पे जिस तरह से है, जिसे हम D2 कह रहे हैं, और ये हम लगा देते हैं क्रॉस द लोड, उसका कैथोड जो है लोड के एक टर्मिनल के साथ, उसका एनोड जो है लोड के दूसरे टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इस फ्रीव्हीलिंग डायोड का क्या इफ़ेक्ट होगा इस सर्किट के बिहेवियर के ऊपर। ओके, तो ये अगेन अगर हम इसको मॉडल करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो ये एग्जैक्टली उसी तरह मॉडल होगा जिस तरह ये वाला केस था, इक्वल्स आई आर इक्वल्स टू वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी, इस तरह से मॉडल होगा। और जो जेनेरिक सोल्यूशन है वो एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे ही आएगा, वी हैड ओवर जी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फी और ए ई टू द नेगेटिव आर ओवर एल टाइम्स टी। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो एडिशनल होगी वो ये कि ये पूरे टाइम के लिए ये इक्वेशन नहीं रहेगी। यहाँ पे मैं इस वेव फॉर्म से बताना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है वेव फॉर्म, यहाँ तक एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रही है, ये फ्लो कर रही है थ्रू डायोड D1, ये फ्लो कर रही है थ्रू D1, और इस पॉइंट के ऊपर जब इनपुट नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा तो उस पॉइंट पे ये जो करंट है थ्रू इंडक्टिव लोड, ये लोड के थ्रू फ्लो करता रहेगा, लेकिन ये अपना जो पाथ है वो चेंज कर देगा, जिस तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इधर फ्लो करेगा। तो अगर मैं इसको दोबारा से डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँ कि D1 ऑन है तो ये इस लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और ये फ्लो कर रहा है फ्रॉम 0 to पाई, और यहाँ पे फिर फ्लो कर रहा है फ्रॉम पाई to 2 पाई। ठीक है, तो D1 यहाँ पे ऑफ हो जाता है और यहाँ से आगे फिर D2 ऑन हो जाता है, और इसी तरह अल्टरनेटिवली जब दोबारा से साइकिल पॉजिटिव होगा यहाँ पे फिर से D1 और फिर उसके बाद D2, और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। तो अगर इसी एक्सप्रेशन को इनिशियल वैल्यू अगर आप यूज़ करते हैं कि इनिशियली अगर करंट 0 है, जिस तरह यहाँ पे सिचुएशन है, तो एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन फिर से आ जाता है। लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है ये ट्रू होता है जब D1 ऑन हो, जब D1 क्लोज स्विच हो तो ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है। जब हमारे पास D2 ऑन हो या क्लोज्ड स्विच हो तब क्या होता है, तब हमारे पास अगर आप देखें तो क्लोज्ड स्विच D2 अगर क्लोज्ड स्विच है तो इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, जिसका मतलब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली है LdI/dt प्लस IR इक्वल 0,
और इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास बन जाता है a e to the negative r over l times t। और इसमें अगर इनिशियल कंडीशन सब्स्टिट्यूट करें, अब इनिशियल कंडीशन यहाँ पे हमें मिलेगी, ठीक है। जब d1 ऑन है यहाँ पे इस वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग टू दिस वेवफॉर्म हमारे पास जो करंट है इनिशियली वो 0 है। और जो d2 वाली स्टेज के लिए इनिशियल कंडीशन है वो है हमारे पास करंट एट पाई। तो अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो लेट्स से I एट पाई ओवर ओमेगा, ठीक है, जहाँ पे t है उसको आप पाई ओवर ओमेगा लिख सकते हैं, और जहाँ पे ओमेगा t है उसको आप लिख सकते हैं पाई। तो e to the negative r over l, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा पाई ओवर ओमेगा। तो अब अगर सब्स्टिट्यूट करें, अगर a की वैल्यू इसमें से हम निकालना चाहें तो a इज I पाई ओवर ओमेगा e to the r over l पाई ओवर ओमेगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में लेट मी कॉल इट 2, इसमें अगर आप a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो I of t इज current, the initial current at pi, and then we have e minus r over l t minus pi over omega. This is equation 3। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है करंट की, ये जो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल जो है यहाँ पे इस इंटरवल के लिए। तो इस तरह से हमारे पास करंट जो है इन दो इक्वेशन से, ये है इक्वेशन 1, या पर्टिकुलरली इसको मैं कह देता हूँ ये है इक्वेशन 1, और जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 1 ट्रू है इस पर्टिकुलर केस के लिए, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 यहाँ पे ट्रू है, इक्वेशन 3 सॉरी, ये ट्रू है इस पर्टिकुलर केस के लिए। ओके, अब अगर लेट्स से मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँ कि लेट्स से डायोड D2 जो है इसका अगर हम करंट प्लॉट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं लेट्स से एक्सिस बना देता हूँ ओमेगा ST, और इसको मैं कह देता हूँ करंट थ्रू डायोड 2। तो हमें पता है कि डायोड 2 जो है वो ऑफ स्टेट में होता है जब D1 कंडक्ट कर रहा हो, तो ये ऑफ स्टेट में होता है, तो इसका मतलब करंट उस टाइम पे 0 होती है। और जब क्लोज स्विच हो, D2 जब क्लोज स्विच हो, तो जो लोड करंट है वो यहाँ से स्टार्ट होके वो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल जो है वो इस तरह से आ जाता है, फिर इसी तरह अगले उसमें करके ये इस तरह से बन जाएगा करंट थ्रू डायोड D2। तो सिंपली हम इस तरह से बना सकते हैं इस रिस्पांस को। तो फ्रीव्हीलिंग डायोड का इफ़ेक्ट जो है वो ये है कि जो करंट होगी वो रिलेटिवली ज़्यादा स्मूथ होती जाएगी एज कम्पेयर टू द केस व्हेन वी डोंट हैव द फ्रीव्हीलिंग डायोड, ठीक है, क्योंकि उसमें आप मजबूर करते हो करंट को कि वो इसी लूप के अंदर फ्लो करता रहे, ठीक है। तो अगर फर्दर हम इसको यहाँ से देखें कि अगर हम इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ाते जाएं, हमारे पास है L3, L2 एंड L1, जबकि L3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, L2 की वैल्यू फिर उससे, और L1 की। तो आप ये देखेंगे कि जो रिपल है, जो वेरिएशन है, लाइक आई मैक्स जो है वो
जो हाईएस्ट वैल्यू है और आई मीन जो है वो मिनिमम वैल्यू है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसको अगर मैं डेल्टा आई कह दूँ, तो डेल्टा आई को आप ऑब्ज़र्व करें कि हमारे पास ये कम होता जाएगा जैसे जैसे इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। और फिर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, लाइक इन्फिनिटली बढ़ा दें, तो ये इस तरह से कांस्टेंट हो जाएगी और हम इसको फिर कह सकेंगे आई नॉट। अब ये जो काम है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर ये फ्रीव्हीलिंग डायोड ना हो तो आप इंडक्टेंस की वैल्यू बेशक जितनी ज़्यादा भी बढ़ा दें, उसका इफ़ेक्ट जो है उस पर जो रिपल के कम होने पे सच अच्छा नहीं है, मतलब उतना बेहतर नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें फ्रीव्हीलिंग डायोड ऐड कर देते हैं, तो मैंने जिस तरह बताया कि वैसे फर्स्ट साइकिल में करंट आके एक वैल्यू पे पाई के ऊपर रुक गया और फिर यहाँ से जो है डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। अब डिकेइंग एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि ये हमारे पास एक L की वैल्यू है, जैसे L1, लेकिन अगर आप इस L की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब ये यहाँ पे जाएगा, और अगर उसके बाद फर्दर बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब ये ऐसे जाएगा। अब नेक्स्ट जो साइकिल है लेट्स से 2 पाई, वो बजाय 0 से शुरू होने के वो इस पॉइंट से शुरू होगा। तो ये जो रेड वाला है ये कुछ यूँ जाएगा, जो ब्लू वाला है वो कुछ यूँ जाएगा, और ग्रीन वाला कुछ यूँ। तो अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो जो जिसकी इस डायरेक्शन में जो L की वैल्यू है वो बढ़ रही है, तो जब L की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो जो रिपल है वो कम होगा। तो रिपल कम कर सकते हैं हम इस इंडक्टेंस की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है। और आइडियली जिस तरह मैंने बताया कि जहाँ पे हम ये कह देंगे कि L की वैल्यू हमने इन्फिनिटली बिग, मतलब एक बड़ी वैल्यू रख दी है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब कोई रिपल नहीं है, जो करंट है वो कांस्टेंट है। ओके, तो फाइनली जो लास्ट स्टेटमेंट मैंने बताई कि अगर हम L की वैल्यू ये कहते हैं कि बहुत बड़ी है, तो करंट जो है उसको फिर हम कह सकते हैं कि ये है कांस्टेंट, और हम इसको एक करंट सोर्स से, एक कांस्टेंट करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं जो लोड है हमारा। अब अगर कांस्टेंट करंट सोर्स से हमने रिप्लेस कर दिया तो इसकी जो वेव फॉर्म है वो कुछ यूँ बनेगी कि D1 हमारे पास कंडक्ट करेगा फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, D2 कंडक्ट करेगा फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, और अगेन D1 करेगा फॉर द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब सोर्स के साइड से करंट तब फ्लो करेगा जब D1 ऑन होगा। अब क्योंकि लोड की साइड पे हमने लगा दिया है एक कांस्टेंट करंट सोर्स, तो इसका मतलब ये करंट फ्लो करेगा, करंट से सोर्स से ये करंट डिमांड की जा रही है, ठीक है। और जब ये ऑफ होगा, ये डायोड D1 जो है ये ऑफ हो जाएगा, तो सोर्स साइड से कोई करंट नहीं आएगी, लेकिन लोड साइड पे तो करंट फ्लो करेगी क्योंकि हमने इसको एक कांस्टेंट करंट सोर्स से रिप्लेस किया हुआ है। इस दौरान जो करंट है वो फ्लो करेगा थ्रू दी डायोड D2। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी इंडक्टेंस लगा दी है कि इसके अंदर, हालांकि अगर एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल को अगर इन रियल देखा जाए तो वो तो इस तरह से कम होती है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसका मतलब कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा, और ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट जो है वो रह रही है हमारे पास। ओके, तो आउटपुट पे ये करंट है, ये करंट कभी फ्लो करता है थ्रू D1 जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, फ्लो करता है थ्रू D2 मतलब यहाँ पे जब D1 ऑफ है, यहाँ से करंट फ्लो करता है
जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट करंट जो है, ये जो कांस्टेंट करंट है, ये कभी फ्लो करती है थ्रू D1 एंड कभी फ्लो करती है थ्रू D2। ओके, अब आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो अगर हम देखें कि अगर D2 ऑन है, जब D2 ऑन होता है तो इसका मतलब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल तो आपस में हो जाते हैं कनेक्ट, तो इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट पे वोल्टेज होती है 0। जब भी D2 ऑन होगा आउटपुट पे वोल्टेज होगी 0। आउटपुट पे वोल्टेज होगी, इसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, जब D2 ऑन होता है तो V0 हमारे पास होता है 0। जब D1 ऑन होता है उस टाइम पे हमारे पास V0 होता है इक्वल्स टू Vs, क्योंकि ये डायोड है ओपन और ये है क्लोज्ड, तो Vs अप्लाई हो गया लोड साइड पे, सो Vs इज इक्वल्स टू V0, V0 इक्वल्स टू Vs। इसी तरह जब D1 ऑन है V0 इक्वल्स टू Vs। ओके, अब एक और चीज़ जो है वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। अब हमारे पास दो डायोड्स हैं, एक है D1 और एक है D2। तो जब D1 की अगर बात करें तो D1 की जो वेव फॉर्म है वो बिल्कुल सेम आएगी जिस तरह प्रीवियस केसेस आते रहे हैं, इवन रजिस्टर के केस में, कि जब D1 ऑफ होता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज आती है Vs, सो Vd इक्वल्स टू Vs। यहाँ पे D1 ऑफ है, जहाँ पे मैंने 0 बना दिया तो यहाँ पे डायोड जो है वो ऑन है। अब D2 जो है वो कहाँ पे ऑफ है, तो जब पॉजिटिव साइकिल आ रहा है इनपुट का तब D2 ऑफ है, और उस टाइम पे जो वोल्टेज है अक्रॉस दिस डायोड, लेट मी कॉल इट Vd2, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है Vd1। तो इस डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है Vd2 के, वो हमारे पास इक्वल होगा, सॉरी इसकी जो पोलैरिटी है मैंने रिवर्स बना दी है, दिस वन इज प्लस वोल्टेज ऑफ ए नोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो हमारे पास जिस टाइम पे V0 इक्वल्स टू Vs होगा उस टाइम पे वोल्टेज अक्रॉस डायोड इक्वल्स टू माइनस Vs होगा। तो प्लस Vs यूँ बनता है, यहाँ पे बनेगा माइनस Vs, सो Vd2 इक्वल्स टू माइनस Vs। तो इस तरह से हमारे पास वेवफॉर्म बन रही है करंट की और वोल्टेज क्रॉस डायोड की और आउटपुट वोल्टेज की। और क्योंकि आउटपुट वोल्टेज की जो एक्सप्रेशन है, जो वेवफॉर्म है वो सेम है, तो इसका मतलब हमारे पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो आएगी वो V हैट ओवर पाई ही आएगी, और जो कांस्टेंट करंट जिसे हम कह रहे हैं वो हमारे पास होगा V हैट ओवर पाई एंड R। ठीक है, ये जो कांस्टेंट करंट की जो वैल्यू है वो ये डिटर्मिन करेगा, क्योंकि हायर इंडक्टेंस जो जितने रिपल है वो उसमें से निकाल देगा और आपको ये कांस्टेंट करंट जो है ये मिलेगी।